हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, RPWD एक्ट 2016 और साथ में RTE 2009 और NCEP 2005 की भी कुछ खास बातें हम आपसे करने वाले हैं। ये अपनी माइक्रो टेस्ट सीरीज़ नंबर 9 रहेगा। 9वें नंबर की टेस्ट सीरीज़ आपके लिए हम लेके आए हैं। इसकी बात करें उससे पहले, लास्ट माइक्रो टेस्ट सीरीज़ नंबर 8 में हमने आपको एक सवाल दिया था कि लास्ट का सवाल है, मैं आपको ऐसे बताऊंगा। हाँ, उसमें कहा गया था कि साहब मैरीज टाइम, मतलब टीवी देखने का टाइम 20 मिनट काट लिया जाता है मैरी का। ठीक है, तो ये क्या है? ये पुनर्बलन है कि दंड है? सकारात्मक पुनर्बलन है कि नकारात्मक पुनर्बलन है, या फिर सकारात्मक दंड है कि नकारात्मक दंड है? ये अपना क्वेश्चन था। तो सवाल ये था कि टीवी देखने का टाइम 20 मिनट काट लिया जाता है। तो पहली बात आप ध्यान रखेंगे, जहाँ भी घटाया जाता है, काटा जाता है, तो बोलिए वो सकारात्मक होगा कि नकारात्मक? जवाब है नकारात्मक, यानी नेगेटिव। दूसरी बात, अगर कुछ संतोषप्रद या प्लीजेंट हटाया जाता है तो फिर वो नेगेटिव पनिशमेंट होगा, और कुछ कष्टप्रद या अनप्लीजेंट हटाया जाता है तो फिर वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा। यानी कुछ संतोषप्रद हटा लें तो हटाया तो नेगेटिव हो गया, संतोषप्रद हटाया तो फिर क्या हो गया? पनिशमेंट हो गया। और कुछ कष्टप्रद हटा लें तो हटाया तो नेगेटिव हो गया, और कष्टप्रद हटाया इसका मतलब अनप्लीजेंट हटाया इसका मतलब वो क्या हो गया? पुनर्बलन हो गया। तो इसमें क्या हटाया जा रहा है, संतोषप्रद या कष्टप्रद? टीवी देखना संतोषप्रद था, इसलिए ये होगा पनिशमेंट, और चूंकि हटाया गया इसलिए नेगेटिव होगा। तो नकारात्मक दंड इसका आंसर होगा, या नेगेटिव पनिशमेंट इसका आंसर होगा, और वो था अपना ऑप्शन नंबर 4। आपके बहुत से कमेंट्स आए और लगभग सबके सही जवाब थे, तो जिन्होंने सही जवाब दिया सबको बधाई। इट मीन्स आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, अब करते हैं आज के माइक्रो टेस्ट सीरीज नंबर 9 की बात। चलिए दोस्तों, रीट की घोषणा हो चुकी है, टाइम पोस्टपोन कर दी गई है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हो भी सकती है। हमारा मोटो ये था कि बस आप पढ़ाई पे ध्यान दें, भटके नहीं। लेकिन फिर भी अब चूंकि घोषणा हो ही चुकी है कि पोस्टपोन कर दी गई है, तो फिर आराम से अपने को पढ़ना है। ठीक है, और समय जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, आपको पता है ना, कोई भी वक्त चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बहुत दिनों तक नहीं टिकता। ठीक है ना, तो हम मान के चलेंगे कि ये भी बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होगा। और आपसे बात करने का बहुत मन है मेरा, पर एक्चुअली क्या है कि एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि अभी हम आमने सामने नहीं है, लाइव नहीं हूँ। बहुत जल्दी लाइव भी आएंगे, आपस में खूब बातें करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, और सब कुछ ठीक भी होगा। ठीक है, तो बी पॉजिटिव। चलिए शुरू कर दें आज की माइक्रो टेस्ट सीरीज़ नंबर 9। और आपके सामने पहला प्रश्न। चलिए साहब, पहला प्रश्न है, कोशिश करिए मैंने बाइलिंगुअल की, पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे इंग्लिश के टर्म्स लूँगा। ठीक है, चलिए पहला है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RPWD एक्ट 2016? देखो, RPWD एक्ट पे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सी टेट में तो दो से ज़्यादा, दो भी प्रश्न पूछे गए हैं, पर अपने यहाँ कम से कम एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। चलिए साहब, तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RPWD एक्ट 2016? तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, पहले एक एक्ट चलता था उनके दिव्यांगजनों के लिए, वो था RPW, सॉरी, वो था PWD एक्ट। उसमें राइट्स नहीं था। PWD एक्ट 1995। तो पहले वाला कौन सा था? पहले वाला था PWD एक्ट 1995। और इसकी खास बात थी, इसमें 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ थी। कितनी थी? 7 प्रकार की। इसी को रिवाइज किया गया है, इसी को अपडेट किया गया है 2016 में, और नया एक्ट आया है RPWD एक्ट 2016। आपको बताना इसकी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसऑर्डर्स। ध्यान देंगे, डिसऑर्डर्स एक जैसे शब्दों में अक्सर परीक्षा में गलती होती है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना है। सेकंड ऑप्शन है बी, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। थर्ड ऑप्शन है राइट्स ऑफ पर्सन्स विदाउट डिसेबिलिटीज। और फोर्थ वन है राइट्स ऑफ
पीपल विद डिसेबिलिटीज़, तो देखिए यहाँ पीपल है, बाकी 3 में पर्सन्स है, ठीक है। कहीं डिसऑर्डर्स है, कहीं डिसेबिलिटीज़ है। बोलिए सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। यानी इंग्लिश में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, और हिंदी में पता है इसका नाम क्या है? हिंदी में इसका नाम है दिव्यांगजन। हिंदी में नाम है दिव्यांगजन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है, याद रखेंगे। हिंदी में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और इंग्लिश में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। बी राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न देखिए। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कितने प्रकार की अशक्तताएं शामिल की गई हैं? यानी नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज आपको बतानी है। ऑप्शंस देखिए, ए में है 12, बी में 7, सी में 21 21 और डी में 22 22। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सी 21, यानी 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं। खास बात मैं आपको बता दूं, जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था 1995 वाला, उसमें केवल कितनी थी, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, 7, केवल 7 डिसेबिलिटीज़ थी 1995 वाले एक्ट में। और अभी जो 2000 वाला एक्ट लागू है उसमें डिसेबिलिटीज़ की संख्या हो गई 21, 21। आपको ये 21 की 21 डिसेबिलिटीज़ टिप्स पे करनी है। आप 1 2 3 बार पढ़ोगे तो बहुत आराम से हो जाएगी, और 1% आपको शायद इनमें से परीक्षा में जरूर मिलेगा। वो 21 की 21 डिसेबिलिटीज़ भी मैंने आपके लिए दी हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे वो हैं, PDF भी है उसकी, तो ध्यान रखेंगे। इसमें 21 आंसर होगा, और 1995 वाले में कितनी थी? 7 थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न है, इनमें कौन सी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल है? शामिल है। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन है थैलीसीमिया, दूसरा ऑप्शन है एसिड अटैक, तीसरा ऑप्शन है ऑटिज्म, चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका सही जवाब होगा सभी, क्योंकि थैलीसीमिया भी है, एसिड अटैक भी है, ऑटिज्म भी है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये सब कहाँ पे है, तो लास्ट में आप देखेंगे कि ये सब 21 के 21 डिसेबिलिटीज़ मैंने आपके लिए दी हैं। 1 नंबर ब्लाइंडनेस है नहीं यहाँ पे, ओके, 1 नंबर नहीं लगाया, माफ़ करें। तो 21 की 21 डिसेबिलिटीज़ की हम बात करेंगे थोड़ी देर में। अभी आप ध्यान दें कि इनमें आप देखिए कौन सा था, थैलीसीमिया, एसिड अटैक, ऑटिज्म। तो आप देखिए आपको आराम से मिल जाएंगी, ठीक है ना। थैलीसीमिया 16 नंबर पे है, ठीक है ना। एसिड अटैक 20 नंबर पे, एसिड अटैक पे सी टेट में 2 बार प्रश्न आ चुका है, 20 नंबर पे है, ठीक है। इसी तरह से ऑटिज्म भी है, आपको मिल जाएगा, ऑटिज्म है 9 नंबर पे, देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये 21 डिसेबिलिटीज़ में शामिल हैं तीनों, इसका मतलब तीसरे का सही जवाब हो जाएगा सभी। ओके, चलिए अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 4 नंबर का, वो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार निशुल्क शिक्षा का अधिकार है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार मेरी ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों ने मेरे से पूछा था, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार निशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन से बच्चों को है? ऑप्शंस, ए 6 से 14 वर्ष के बालकों को, बी 6 से 18 वर्ष के बालकों को, सी 3 से 18 वर्ष के बालकों को, और डी सभी बालकों को। तो ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा बी, 6 से 18 वर्ष के बालकों को फ्री एजुकेशन का राइट है। किसका राइट है? फ्री एजुकेशन का राइट है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में। कौन से एक्ट में? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देंगे आप, अगर परीक्षा में ध्यान देंगे, आरटीई 2009 में आपको ध्यान होगा, आरटीई 2009 में 6 से 14 वर्ष, बोला ना, आरंभिक शिक्षा सभी को फ्री और कंपलसरी करवाई जाइए, आरटीई का उद्देश्य था। तो एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री और कंपलसरी हो। एलिमेंट्री में वहाँ पे आरंभिक शिक्षा में 6 से 14 वर्ष को शामिल किया गया है। आरटी में किसको शामिल किया गया है? 6 से 14 वर्ष। लेकिन आरपीडब्ल्यूडी में किसको शामिल किया है? 6 से 18 वर्ष के बालकों को शामिल किया है, ये ध्यान रखेंगे।
यहाँ पे एक कन्फ्यूजन और होता है। मान लो परीक्षा में ऐसा पूछ लें, अगर ऐसा पूछ लें कि साहब RPWD में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है तो 6 से 18 करेंगे, ठीक है। RT में करेंगे 2000, RT 2009 में करेंगे 6 से 14। लेकिन अगर ये पूछ लें कि साहब RTE 2009 में अशक्त बालकों को, कौन से बालकों को, अशक्त बालकों को शिक्षा का अधिकार कहाँ तक है या कौन से एज ग्रुप के बच्चों को है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज पैदा करता है। हालांकि RT में तो 6 से 14 है, पर फिर भी अगर अलग से ऐसा कोई आए अशक्त बालकों को या निःशक्त बालकों को या डिसेबल बालकों को RT में कहाँ तक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो कहीं ना कहीं RPWD से ये बात ली गई है। इसलिए हमें आंसर वहाँ भी 6 से 18 ही करना है। क्या करना है? 6 से 18 करना है। ये ध्यान देंगे, मेरी ऑफलाइन के बहुत से बच्चों ने मेरे से पूछा था, तो वहाँ पे चूंकि RT था इसलिए RT में तो 6 से 14 ही है, पर हमें अगर ऐसा ऑप्शन परीक्षा में आता है तो क्या करना है? 6 से 18 करना है, ठीक है ना। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में याद रखेंगे आप, न्यू RT में 6 से 14 था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इधर 18 कर दिया और इधर अर्ली चाइल्डहुड को भी शामिल किया तो 3 कर दिया था। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 से 18 होगा। कितना होगा? 3 से 18। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 से 18 होगा, ठीक है ना। अशक्त बालकों के लिए 6 से 14 होगा और सभी बालकों के लिए फ्री एजुकेशन RT में कितनी है, माफ़ करें, अशक्त बालकों के लिए 6 से 18 होगा। वापस सुन लें इसको। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो फ्री एजुकेशन का राइट होगा 3 to 18, 3 से 18 वर्ष। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात है, ठीक है। अगर आपको पूछ लें RTE में सभी बालकों को फ्री एजुकेशन का अधिकार कौन से एज ग्रुप में है, तो करेंगे 6 से 14। क्या करेंगे? 6 से 14। और अगर कर दें RTE में निःशक्त या डिसेबल बालकों को कौन से एज ग्रुप में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, तो कर देंगे 6 से 18 वर्ष। क्या कर देंगे? 6 से 18 वर्ष। और अगर RPWD पूछ ले तो फिर तो आंख बंद करके 6 से 18 वर्ष करना ही है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? B, 6 से 18 वर्ष के बालकों को। ओके, आगे चलें। चलिए साहब, 5वां प्रश्न देखिए, RPWD एक्ट 2016 कब लागू हुआ? तो देखो इसमें डेट्स भी हैं, तो हो सकता है आपको कोई डेट ऐसी पूछ लें परीक्षा में, इसलिए हमको ध्यान रखना है। RPWD एक्ट 2016 कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब आएगा, देखो वही सेम बात है, RTE 2009, उसका नाम है 2009, लेकिन वो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ था। तो 1 अप्रैल 2010 से RTE लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? RTE 2009। ओके, इसके बाद ध्यान रखना है RPWD एक्ट कब लागू हुआ, अगर ये पूछ लें तो इसका सही जवाब आएगा 15 जून 2017। RPWD एक्ट जिसमें 21 डिसेबिलिटीज़ हैं, कितनी डिसेबिलिटीज़ हैं? 21 डिसेबिलिटीज़ हैं, वो लागू हुआ था 15 जून 2017 को। लेकिन प्रोसीजर इसका भी RT की तरह, RT की का मेरा अलग से सेपरेट वीडियो है, तो जिन लोगों ने RT की एक एक धारा नहीं पढ़ी हो वो उस वीडियो पे जरूर जाएं और उसको देखें, वहाँ पे आपको क्लियर होगा। यहाँ पे ध्यान दें, RPWD एक्ट की बात करें तो पहली डेट 14 दिसंबर 2016 दे रखी है। ये दरअसल राज्यसभा में पास हुआ था। RT भी पहले राज्यसभा ने पारित किया था, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे, RPWD भी पहले राज्यसभा ने पारित किया था। कौन जाने कोई डेट आपको पूछ लें, 14 दिसंबर, ठीक है, 2016। RPWD को लोकसभा ने पारित किया था 16 दिसंबर 2016 को, 16 दिसंबर 2016 को। और 27 दिसंबर वाली जो डेट है उस पर राष्ट्रपति ने साइन किए थे। तो जब राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता है तभी कोई एक्ट पारित माना जाता है। तो पारित कब हुआ? 27 दिसंबर 2016 को। RPWD पारित हुआ 27 दिसंबर 2016 को। अगले दिन इसका भी नोटिफिकेशन जारी हुआ था 28 दिसंबर 2016 को। ये डेट्स याद रखेंगे। 14 दिसंबर 2016 राज्यसभा ने पारित किया RPWD को। 16 दिसंबर 2016 लोकसभा ने पारित किया RPWD एक्ट को। 27 दिसंबर 2016 राष्ट्रपति ने साइन किए, इसलिए पारित हो गया। और 28 दिसंबर 2016 को गजट नोटिफाई हो गया, अधिसूचना जारी हो गई। और 15 जून 2017 से RPWD एक्ट प्रभाव में आ गया, लागू माना गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, दरअसल ये वाला जो एक्ट है वो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का एक विजन था, संयुक्त राष्ट्र संघ का। उस विजन को फॉलो करते हुए हर देश को लागू करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उस कन्वेंशन में। तो भारत सरकार ने
उसको फॉलो करते हुए RPWD एक्ट बनाया। और ये एक्ट दरअसल इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो दिव्यांगजन हैं, जो डिसेबल व्यक्ति हैं, उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उनको इक्वलिटी और अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, और उनको हम सबके साथ मुख्य धारा में रखेंगे। लेकिन फिर वही वाली बात है, आपको याद है जेंडर वाली बात, इक्वलिटी से पहले इक्विटी जरूरी होता है, पहले उनको हम कुछ सहारा देंगे। तो यहाँ इनको सहारा दिए जाने की बात है, इसलिए यहाँ भी इनके लिए भी रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन कितना है, इसका भी एक क्वेश्चन मैंने डाला है, तो उसका आपको जवाब देना है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसका उद्देश्य है दिव्यांगजनों को, डिसेबल पर्सनस को अपॉर्चुनिटीज़ देना, उनको इक्वलिटी में लाना। और RPWD 2016 PWD एक्ट 1995 का रिवाइज्ड फॉर्म है। 1995 वाले में कितनी डिसेबिलिटीज़ थी? 7, और इसमें कितनी है? 21। ओके, नेक्स्ट। तो मेनली RPWD एक्ट की कुछ बातें जो आपके काम की थी वो मैंने आपको सारी बताई है। इनसे बाहर शायद ही कोई बात परीक्षा में आएगी, तो इनको आपको ध्यान रख लेना। एक वो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं, वो टिप्स भी करनी है, तो उनकी बात हम करेंगे अभी थोड़ी देर में। ओके, अगला प्रश्न, 6 नंबर का प्रश्न देखिए। NCF 2005 किस पर आधारित है? ऑप्शंस, पहला है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, बी संज्ञानात्मकवाद, कॉग्निटिविज्म, सी मानवतावाद, ह्यूमनिज्म, और डी संरचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, डी संरचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। इस पे हम अपने माइक्रो टेस्ट सीरीज़ के पहले या दूसरे वीडियो में बखूबी चर्चा कर चुके हैं। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर होगी। संरचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बोलता है? संरचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म बोलता है कि ज्ञान का अस्तित्व बालक के अंदर है, और स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। शिक्षक और स्कूल तो केवल उसको फैसिलिटी देंगे, केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका में रहेंगे। तो NCF 2005 इस अवधारणा को फॉलो करता है। आप बोलेंगे NCF 2005 संरचनावाद या निर्मितवाद या कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करता है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए साहब, तो 7वां प्रश्न RT के बारे में लिया है हमने। मेरा एक और वीडियो, मेरे इस अभी आप जो लोग माइक्रो टेस्ट सीरीज में जुड़े हैं मेरे से, उनको मैं बता दूं कि अपने चैनल पे उससे पहले मॉडल पेपर्स भी मैंने डाले हैं, करीब 9 या 10 हैं, तो उनको भी आप जरूर देखना। हालांकि परीक्षा तक मैं सारी चीज़ें वापस कराऊंगा आपको, एक एक चीज़, और वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा अपने यहाँ पे। बस आप जुड़े रहें और बस मन लगा के बढ़ते रहें, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा, अच्छा बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप रोज़ वीडियो डालो, तो आपको पता है बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं लिखने में, मोबाइल, कई चीज़ें हैं, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा। भले ही आप मेरे को कमेंट करके बताना कि मैं रोज़ 10 नहीं करके 5 प्रश्न कर दूं और डेली करूं, एक टाइम फिक्स कर दूं। तो एक तो मेरे को आप टाइम सजेस्ट करें, है ना। टाइम तो क्या होगा, लाइव रहेगा नहीं। ओके, चलिए टाइम नहीं, फिर भी मैं आप मेरे को कमेंट करके बताना कि 5 प्रश्न डाल दो डेली, ठीक है। हालांकि ये जो मैं चला रहा हूँ ये 1 दिन 2 दिन से इसलिए भी हो रहा है कि मैं जब देखता हूँ ना कि सब कितने लोगों ने देखा, तो पता लगता है कि एक दिन में 2000 बच्चों ने देखा, 2500 बच्चों ने देखा, तो फिर ये रहता है कि थोड़ा सा और देख लें, बच्चे बढ़ जाएँ, है ना, इसलिए थोड़ा हो जाता है। पर चलिए करता हूँ कोशिश, है ना। आप बताना मेरे को कि डेली वाला करें या नहीं करें। ओके, चलिए सब, 7वां प्रश्न है। RTE 2009 के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 45 में किसका उल्लेख है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, RT 2009 के संदर्भ में संविधान के 3 आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो है आर्टिकल 21 पहले से था, और हम सबको ध्यान है 21 में ए जोड़ा गया। ये था मूल अधिकारों के बारे में, ठीक है, कि प्रत्येक आरंभिक पीढ़ी के प्रत्येक बालक को, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को ये मूल अधिकार होगा कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त करे। ये संविधान का अनुच्छेद 21 था। दूसरा 51A पहले से था। 51A मूल कर्तव्यों के बारे में था, जिसमें के जोड़ा गया या 11 जोड़ा गया या टे जोड़ा गया। चूंकि 51A मूल कर्तव्यों के बारे में है, ये मूल ऊपर 21A मूल अधिकारों के बारे में था। किसके बारे में था? मूल अधिकारों के बारे में। ये बालक के मूल अधिकार हैं। और 51A मूल कर्तव्य हैं, ये अभिभावकों के हैं, गार्जियंस के, अभिभावकों के, गार्जियंस के। दरअसल ये संविधान के 86वें संशोधन जो पारित हुआ था दिसंबर 2002 में, उसमें संविधान के 3 अनुच्छेदों में कुछ नए वाक्यांश जोड़े गए थे, कुछ क्लोज जोड़े गए थे, जिसमें 21 में ये जोड़ा गया था कि प्रत्येक बालक को ये मूल अधिकार होगा, फंडामेंटल राइट होगा कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त करे। 51A में
के या 11 या टे जोड़ा गया, जिसमें प्रत्येक अभिभावक का ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया कि वो अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाए और रेगुलर स्कूल भेजे। तो दो तो ये अनुच्छेद थे। तीसरा अनुच्छेद था 45। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक खास बात, 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 45 में भी संशोधन किया गया। आपको पता है, जब से हमारा संविधान बना है तब से अनुच्छेद 45 में एक बात थी, और वो ये थी कि सरकार 14 वर्ष तक के सभी बालकों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मुहैया कराए। लेकिन चूंकि अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्वों में है, डायरेक्टिव पॉलिसीज में है, इसलिए सरकार को ये निर्देश था, पर वो निर्देश सरकार को बाध्यकारी नहीं था, कंपल्सिव नहीं था गवर्नमेंट पे कि वो माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। और बहुत सालों तक आपको पता है, जब से संविधान बना तब से था, पर सरकार ने माना ही नहीं। इसलिए 86वां संविधान संशोधन लाना पड़ा और शिक्षा को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया। लेकिन ध्यान दें यहाँ पे क्या हुआ कि 14 वर्ष वाली बात तो पहले से थी, और 86वें संशोधन में कह दिया कि साहब 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन लेने का मूल अधिकार दिया जाए। तो 6 से 14 को मूल अधिकार मिल गया। अब जो 6 से पहले वाले बच्चे हैं उनके बारे में अनुच्छेद 45 में एक बात डाली गई थी। वो क्या थी? वो ये थी कि सरकार 6 वर्ष तक के, वो क्या थी कि सरकार 6 वर्ष तक के या 6 वर्ष से नीचे के सभी बालकों को फ्री और कंपलसरी शिक्षा उपलब्ध कराए। वापस निर्देशक तत्वों की बात होगी, ठीक है ना। तो ये 45 में दरअसल 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात है। और यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है उसमें ध्यान देंगे, उसमें पूछा गया कि अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है? सीसीई से, ईसीसीई से, या एबीएल से, या एसबीए से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बी, ईसीसीई। दरअसल ईसीसीई की फुल फॉर्म क्या है? ई से बनेगा अर्ली, इसे क्या बनेगा? अर्ली। दूसरा जो सी है, पहला जो सी है उससे बनेगा चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसकी फुल फॉर्म भी परीक्षा में आपको ध्यान रखना है, पूछी जा चुकी है, ठीक है ना। तो ईसीसीई क्या हुआ? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यानी ई से बन गया अर्ली, सी से बन गया चाइल्डहुड, अगले वाले सी से बन गया केयर, एंड लास्ट वाले ई से बन गया एजुकेशन, ठीक है। पहला सीसी आप सुन चुके हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन, आरटी की धारा 29 में जिसकी बात की गई है, प्रत्येक स्कूल में लागू हो सतत व्यापक मूल्यांकन। एबीएल, एबीएल दरअसल क्या है? स्कूलों में एक गतिविधि है, एक तरीके से एक प्रोजेक्ट है जो SIQE के तहत है। मैं बता भी चुका हूँ इनके बारे में आपको वीडियोस में, अगर नहीं हुआ तो फिर कभी बताऊंगा। एबीएल दरअसल क्या है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एबीएल की फुल फॉर्म क्या है? ए से बनता है एक्टिविटी, बी से बनता है बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी गतिविधि आधारित शिक्षण। यानी एनसीएफआरटी कहते हैं कि स्कूलों में बच्चों को हम जब उनके साथ इंटरेक्शन करें तो उनकी कोई गतिविधि इसमें शामिल होनी चाहिए, तो बेहतर तरीके से लर्न करेगा। ओके, इसी तरह से एसबीए कॉन्सेप्ट है। एसबीए की फुल फॉर्म है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। एसबीए की फुल फॉर्म क्या है? एस से बनता है स्कूल, बी से बनता है बेस्ड, और ए से बनता है असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है? यानी आकलन जो बाहर से लोग आते हैं या बाहर से पेपर बन के आता है, एनसीएफ 2005 और आरटी इसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि सब स्कूल में ही, स्कूल के टीचर ही बच्चों का आकलन करें, क्योंकि वो बच्चों की एबिलिटीज़ से, क्वालिटीज़ से ज़्यादा वाकिफ़ हैं। पर्टिकुलर एक दिन उसका परफॉर्मेंस है उसके आधार पर उसको जज नहीं करें, बल्कि ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर जजमेंट होगा। इसलिए एबीएल भी सीसीई का एक पार्ट है, सॉरी एसबीए सीसीई का ही एक पार्ट है, इससे संबंधित है। ओके, तो चारों मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिए हैं। इस प्रश्न का जवाब होगा बी, और बी में ईसीसीई है। ईसीसीई और कुछ नहीं है बल्कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, यानी 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के बारे में है। तो अनुच्छेद 45 इसकी बात करता है 86वें संविधान संशोधन के बाद। ओके, अब चलिए अगले प्रश्न पे, और आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इसको मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिया है। चलिए 8वां देखिए, RTE 2009 लागू होने के बाद, बहुत अच्छा प्रश्न है।
हालांकि मैंने पहले भी इस पे वीडियो डाला है, लेकिन जो लोग अभी जुड़े हैं वो इसको समझ लें। बहुत ही शानदार प्रश्न अपने रीट में आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है, सीटेट में आ चुका है। RTE 2009 लागू होने के बाद कक्षा कक्ष, ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन है आयु के अनुसार अधिक समझातीय है, आयु के अनुसार समझातीय है, आयु के अनुसार। दूसरा ऑप्शन है आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। तीसरा है अप्रभावित है। और चौथा जेंडर के अनुसार अधिक समझातीय है। इंग्लिश में भी देख लें एक बार ऑप्शंस। क्लासरूम आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RT 2009 आर कि क्लासरूम कैसे बन गए 2009 के इम्प्लीमेंटेशन के बाद। पहला है एज वाइज मोर होमोजीनियस, दूसरा एज वाइज मोर हेट्रोजीनियस, तीसरा अनएफिलिएटेड रहेंगे, चौथा जेंडर वाइज मोर हेट्रोजीनियस। यहाँ हेट्रोजीनियस है, यहाँ समझाती है, ये विषम जाती है, ठीक है ना। हेट्रोजीनियस विषम जाती है। देखो दो चीज़ें याद रखना, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस शब्द जहाँ भी आए दोनों का फर्क समझ लेना कि जिसमें एक जैसे ही बच्चे हों, चाहे वो एबिलिटी के आधार पे हों, चाहे एज के आधार पे हों, चाहे जेंडर के आधार पे हों, एक जैसों को बोलेंगे होमोजीनियस, और डिफरेंट होंगे उनको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। अब वापस हिंदी वाले पे आइए आप कि RT लागू होने के बाद कक्षा कक्ष में मतलब किस प्रकार के एक तरीके से ग्रुप्स बने हैं, यानी क्लासरूम कैसे होते हैं। तो देखो ध्यान से, पहला ऑप्शन है आयु के अनुसार समझातीय हैं, होमोजीनियस है। मतलब क्या हुआ, शब्दों को समझें, कॉन्सेप्ट को समझें, इनसे खेलना सीखें, मजा आ जाएगा। आयु के अनुसार अधिक होमोजीनियस या आयु के अनुसार समझातीय का मतलब ये हुआ कि एक क्लास में सेम आयु के बच्चे ही होंगे, सेम एज के बच्चे एक क्लास में होंगे। और आयु के अनुसार विषम जातीय का मतलब हेट्रोजीनियस अकॉर्डिंग एज का मतलब हुआ अलग अलग एज के बच्चे एक क्लास में होंगे। तो बोलिए RT के अनुसार एक ही उम्र के बच्चे एक ही क्लास में होते हैं कि अलग अलग क्लास में होते हैं। जवाब है एक ही क्लास में होते हैं, क्योंकि हर 6 वर्ष का बच्चा पहली क्लास में होगा और हर 14 वर्ष का बच्चा 8वीं क्लास पास कर लेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है। बात समझ में आई आपको। अप्रभावित तो रहेगा ही नहीं। जेंडर के अनुसार अधिक समझातीय हैं, उधर हेट्रोजेनिस है, तो मान लो जेंडर के अनुसार अधिक विषम जातीय लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए जेंडर के अनुसार हेट्रोजीनियस है, तो आपको पता है जेंडर के अनुसार हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि सब चाहे कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है एक ही क्लास में है। तो ये वाली बात NCF 2005 और RT 2009 कहते हैं, ठीक है ना। पर ध्यान रखेंगे ये क्या है, ये स्पेशली NCF 2005 की अवधारणा ये है कि सब जेंडर खत्म किया जाए, ठीक है ना। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर वाइज खत्म हो, लड़के लड़की एक समान हो, जेंडर इक्वलिटी की बात करें। तो जेंडर वाली बात आए तो हम NCF पे बल देंगे। और एज वाइज होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस तो हम बोलेंगे एज वाइज होमोजीनियस है साहब, एक ही उम्र के बच्चे एक ही क्लास में होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ए। वापस दिखा दूं मैं आपको, RT 2009 लागू होने के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती हैं, मतलब एक ही आयु के बच्चे एक ही क्लास में होंगे। पहले क्या होता था, पहले आप किसी भी क्लास में, चौथी क्लास में जाइए, है ना, फोर्थ क्लास में जाके देखेंगे कोई 8 साल का बच्चा है, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 16 साल का भी हो सकता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी फोर्थ क्लास में आप जाओगे तो सभी बच्चे आपको एक ही एज के मिलेंगे, और वो एज क्या होगी, 6 साल का पहली क्लास, 7 साल का दूसरी क्लास, 8 साल का तीसरी क्लास, 9 साल फोर्थ क्लास में सभी बच्चे 9 वर्ष के होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये एज वाइज होमोजीनियस ग्रुप्स बन गए, ये आयु के अनुसार समझातीय कक्षा कक्ष बन गए। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, आगे चलता। चलिए 9वां प्रश्न और 9th वन है, RTE 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना, कौन सी योजना, विद्यालय विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, जिसको हम SDP बोलते हैं, का निर्माण करना किसकी जिम्मेदारी है। यानी एज पर RT 2009 प्रिपरेशन ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ऑप्शंस देखिए। पहला स्कूल हेड टीचर, क्या हेड टीचर बनाएगा। दूसरा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, क्या SMC बनाएगी। तीसरा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बनाएगा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार बनाएगी। तो सोचिए, जिन लोगों ने इसका बी आंसर दिया है उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बी।
स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। हमारा वीडियो है आरटी का, कोई भी शक है, दोनों आरटी के वीडियो के मेरे दो भाग हैं। पहला भाग आपको साइकोलॉजी बाय अशोक पारिक करके सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले का है, 2016 या 15 का रिकॉर्ड है, उसमें सेक्शन 22-23 तक है, ठीक है ना। और दूसरा मैंने अभी रिकॉर्ड किया था, तो वो अपने चैनल पे आपको मिल जाएगा, आरटी पार्ट सेकंड, उसमें भी सारी बातें हैं। तो दोनों को आप जरूर देखना, अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। यहाँ ध्यान दें। अच्छा, आप मेरे को बताएंगे आरटी की किस धारा में एसडीपी का उल्लेख है? तो अब याद होगा आपको, आरटी की धारा 22 में इस बात का उल्लेख है, ये साफ लिखा है कि सब प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय विकास योजना का निर्माण और क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की होगी, विद्यालय प्रबंधन समिति की होगी, एसएमसी की होगी। तो इसका जवाब आ जाएगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। एसडीपी आरटी की धारा 22 में है और एसएमसी आरटी की धारा 21 में है। किस में है? 21 में। ओके, चलिए सब आज का आखिरी प्रश्न। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार अशक्त बालकों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया गया है कितना? 3%, 4%, 5% या 10%? तो ध्यान देंगे, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4%। यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना, यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में डिसेबल बालकों को सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन है कितना? तो आप बोलेंगे साहब 4%। दो बातें कौन सी ध्यान रखनी है? 1995 वाला जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था उसमें ये परसेंट था 3% था, और अभी 3 से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 4%। ओके। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखेंगे आप, अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछ लें परीक्षा में, पूछा जा सकता है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार अशक्त बालकों को सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में, यानी एजुकेशन में कितना रिजर्वेशन है? तो एजुकेशन में रिजर्वेशन पूछेंगे तो आपका जवाब होगा 5%, यानी हायर एजुकेशन में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को 5% रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। और सरकारी सेवाओं में जॉब के लिए 4% दिया गया है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। एक और बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि साहब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में हम कौन से व्यक्ति को डिसेबल मानेंगे? तो उसके लिए दो शर्तें हैं। एक तो 1995 में केवल 7 जो कंडीशंस थी उनमें से एक होनी चाहिए थी, अभी 21 कंडीशंस हैं, है ना, 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं, उनमें से एक होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही ये जो इनको सर्टिफिकेट मिलेगा डिसेबल का, उसकी परसेंटेज भी फिक्स है, और इस पर प्रश्न आ सकता है, और वो परसेंटेज है 40%। कितना? 40%। यानी जैसे कोई लो विजन है, ठीक है, या फिर ब्लाइंड है, तो ब्लाइंड है या हियरिंग इम्पेयरमेंट है, जिसको सुनता नहीं है, कम सुनता है, तो उसको अगर 40% और मोर का सर्टिफिकेट मिलता है तो वो इसके अंडर कवर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 40% याद रखेंगे, 4% नौकरी में रिजर्वेशन याद रखेंगे, और 5% हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन याद रखेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी प्रश्न है। अब हम चलते हैं, मैं पीडीएफ में आपको मिल जाएगा 21 की 21 डिसेबिलिटी, जो हो सकता है आपको कहीं ऑथेंटिक नहीं मिले, इसलिए मैंने वो आपके लिए बनाई है, तो ये ज़रूर आप देख लेना। हर एक अपने आप में कमाल की चीज़ है, पर समझने की बात है, पर आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी मेरे को लगा तो मैं हर एक डिसेबिलिटी के बारे में अलग सी वीडियो भी बना सकता हूँ, एक वीडियो बना दूंगा जिसमें इनके सब के बारे में आपको बता देंगे। अभी आपको केवल इनके नाम जरूर याद रखने, टिप्स पे कर लेना, 1-2-3 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएंगे। और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट 2-4-5 हैं, उन्हीं में से परीक्षा में कोई प्रश्न आएगा, ये पूछेंगे कि क्या ये है क्या नहीं है। ओके, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में 21 डिसेबिलिटीज़ हैं। कितनी? 21 डिसेबिलिटीज़ हैं। और वो कौन सी 21 डिसेबिलिटीज़ हैं? वो ये हैं, एक नंबर पे पहला है ब्लाइंडनेस, 2 नंबर लो विजन, 3 नंबर लेप्रोसी क्योर्ड, कुछ स्ट्रोक से जो ठीक हो जाए, 4 नंबर हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवण बाधित, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, मोटर स्किल्स में दिक्कत आए, ड्वार्फिज्म क्या होता है? बोने, हाइट कम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, आईडी, और मेंटल इलनेस। तो ध्यान देंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी कवर हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में, और मेंटल इलनेस वाले, मानसिक रोगों वाले भी कवर हैं, ये ध्यान रखेंगे।
9 नंबर पे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो ASD, ठीक है ना। बहुत बहुत बार पूछा जाता है कि ASD को क्या RPWD एक्ट में कवर है, बिल्कुल कवर है। इसी तरह से सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें फिजिकल ग्रोथ सही नहीं होता, ठीक है ना, ये भी एक तरीके से इसमें व्यक्ति खुद चल फिर भी नहीं पाता है, ठीक है, तो सेरेब्रल पाल्सी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये भी लगभग ऐसा ही एक डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटी है, माफ़ करें। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ SLD के नाम से प्रसिद्ध हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़, थैलीसीमिया, हेमोफीलिया, ये कुछ ब्लड रिलेटेड डिसेबिलिटीज़ हैं, बीमारियां हैं। सिकल सेल डिजीज़, ये भी एक गंभीर बीमारी है। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, एसिड अटैक विक्टिम्स, इसके बारे में काफ़ी बार प्रश्न आया है, ठीक है ना। और पार्किंसंस, नीचे मैंने नोट भी डाला है, देख लें आप इसको, कि ए पर्सन हैविंग 40% और मोर ऑफ एनी डिसेबिलिटीज ऑफ दीज इज बीइंग कवर्ड इन दिस एक्ट, यानी इस एक्ट में कवर करने के लिए कितने प्रतिशत डिसेबल होना चाहिए, 40%। ओके, तो इनको सबको PDF में मेरे टेलीग्राम पे शेयर करूंगा, ठीक है। आपको 21 की 21 डिसेबिलिटीज़ टिप्स पे करनी है, 2-3-4 बार पढ़ोगे, परीक्षा से पहले 2 बार फिर पढ़ के जाना, हो सकता है आपको एक प्रश्न मिले और इनमें से आप आराम से कर देंगे, ठीक है ना। चलिए साहब, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बहुत जल्दी हो सकता है कल मैं फिर आपके लिए वीडियो डालूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि हम सबको देखो, हमारी कोई औकात नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले ने हम सबको बनाया है, जीवन दिया है, ये सब कुछ दिया है, तो वो इतना निष्ठुर नहीं हो सकता कि बहुत दिनों तक हम सबको प्रॉब्लम में डाले। इसलिए बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। पर आप ये पढ़ना मत छोड़ें, अपना लक्ष्य ध्यान रखें और पॉजिटिव रह के दूसरों का भी सहारा बने और सावधानी रखें। बेस्ट ऑफ लक, शुभ रात्रि, शबा खैर, थैंक यू।